और नमस्कार साथियों, मैं रणवीर सिंह आप सभी का टेकपुर बाई एग्जामपुर पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां भी होंगे मुस्कुरा रहे होंगे, हंस रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे, मस्ती भी कर रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई करना नहीं छोड़े होंगे ना। तो इसी जोश के साथ आज आप लोगों को जो हम लोग पढ़ रहे थे, जो चैप्टर जिसका नाम था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सेकेंड पार्ट हम लोग लेकर आज आए हैं। तो आप जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए और आपके जितने भी ग्रुप वगैरह हैं, व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप हैं, एक बार शेयर भी कर दीजिए, है ना। तो साथियों जल्दी से आप लोग सेशन से जुड़ जाइए और जल्दी से आपके जितने भी ग्रुप वगैरह हैं आप शेयर कर दीजिए। और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का यानी जो कहते हैं ना घंटा, उस घंटे को क्या कर लीजिए, यानी बेल आइकन बटन को आप पुश कर लीजिए, यानी उसको क्या करिए, दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जल्दी से आप सभी लोग जितने भी हो सेशन को शेयर कर दीजिए और हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। साथियों जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आपके फ्रंट पेज पर ही जो स्क्रीन शॉट है उस पर लिखा है कि यूपी कांस्टेबल प्लस ढिलाई पुलिस कांस्टेबल प्लस एसएससी जीडी कांस्टेबल यानी मिशन वर्दी काम्बो बैच। मिशन वर्दी काम्बो बैच। अब आप सोच सकते हो कि भाई अगर आपको वर्दी चाहिए, आपको अगर वर्दी चाहिए तो भाई इस बैच से जुड़ना पड़ेगा साथियों, है ना। और आप बिना वर्दी के, अब आप समझ सकते हो कि अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप मेहनत करके अगर आपको वर्दी ना मिले, है ना, तो फिर कैसे क्या होगा बताइए। तो भाई देखो, अगर आपकी जेब में गांधी जी ना हो, यानी गांधीगिरी बोल समझ रहे हो, यानी पैसा पैसा ना हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन दिन में क्या होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके यहाँ पर यही तो होता है, यहाँ पे या तो पैसा रखेंगे या तो फिर क्या रखेंगे, कुछ आधी सा जुनून सा रखेंगे। तो भाई अगर आपको जुनून नहीं होगा, अगर आप गांधी नहीं रहेगा चल जाएगा, लेकिन भाई अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो बड़ा मुश्किल होने वाला है ना। तो भाई अगर आपको खाकी की वर्दी चाहिए, यानी कि आपको एक मेहनत, यानी कि कहने का मतलब ये है साथियों कि अगर आपने कुछ सोच रखा है कि हमको वर्दी चाहिए, तो भाई आप इस वर्दी से जुड़िए। कौन सी वर्दी है? मिशन वर्दी काम्बो बैच। मिशन वर्दी काम्बो बैच है साथियों, जिसमें आपको हैप्पी दिवाली यानी स्पेशल ऑफर के तौर पे आपको दिया जा रहा है, जिसमें यूज कोड है वर्दी और आपको CET यानी 60% ऑफ है। और लॉन्च ऑफर जो है साथियों, यानी जो ये ऑफर है आपका, ये जो ऑफर है आपका 31 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है। थोड़ा सा इस पे भी गौर करिएगा, 31 अक्टूबर तक ही उपलब्ध है, जिसमें आपको 1400 रुपए में, है ना, महज 1400 रुपए में आपको यह बैच दिया जा रहा है। अगर आप प्री बुकिंग करते हैं साथियों तो महज आपको 1300 रुपए में, ठीक है, 1300 रुपए में। और किसी प्रकार की अगर आपको हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना। तो जरूर जो भाई अगर वर्दी चाहते हैं, जो वाकई जुनून चाहते हैं, आपके जितने भी दोस्त मित्र भाई हों, मित्र हों, सबको इसको बारे में बताइए और अपने खुद जुड़िए और अपने साथियों को भी जुड़वाइए 2 लोगों से, ठीक है। आइए नेक्स्ट के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें के बेनिफिट्स क्या क्या साथियों देखिएगा जरा। इसके जो बेनिफिट्स हैं मिशन वर्दी काम्बो बैच के, इसमें आपको 1200 प्लस लाइव हावर्स क्लासेस भी दी जा रही हैं, साथ ही साथ में 30 मॉक टेस्ट भी रखे गए हैं। इसके अलावा 30 प्रीवियस ईयर के पेपर है, अनक्यूज फॉर्मेट में है, 50 PY की PDF विद सॉल्यूशन भी है, प्रैक्टिस क्यूज भी है। और साथियों साथ में आप देख सकते हैं 1200 PDF है, डाउट सेशन है, 2500 करंट अफेयर है, करंट अफेयर मैगजीन है और लाइव फाउंडेशन क्लास है। इसकी वैलिडिटी थोड़ा सा देख लीजिएगा, 4 से 5 महीने की ही वैलिडिटी दी जा रही है ना। और यह कोर्स की जो वैलिडिटी होगी वह होगी आपकी 1 ईयर यानी 1 साल तक, यानी आप 1 साल तक इस कोर्स से जुड़े रहेंगे, है ना। तो इस चीज में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिएगा थोड़ा सा मैं एक चीज बता देता हूँ कि किस किस बच्चों को वर्दी के लिए कितना कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि केवल आपको यूट्यूब के माध्यम से केवल आपको प्रश्नों का आंसर या प्रश्न का उत्तर ही दिया जा सकता है, लेकिन एक खूब अच्छे से कॉन्सेप्ट और थ्योरी को पढ़ने के लिए आपको बैच से जुड़ना पड़ेगा। तो आप साथ ही आपके जितने भी दोस्त मित्र हैं एक बार उस जरूर से ग्रुप इस बैच से जुड़े, आपको बेनिफिट ही होने वाला है। साथियों एक है काम्बो बैच, जिस काम्बो बैच में आपको मिलेगा 3500 रुपए का
और अगर इसका जो ऑफर है यानी जो लॉन्च ऑफर है 1400 रुपए का है, अगर आप प्री बुकिंग करते हैं तो 1299 रुपए में आपको मिल जाएगा। साथियों भी पुलिस कांस्टेबल भाई साहब का है, तो ये भी पुलिस कांस्टेबल साहब का 2750 का है, और जिसमें लॉन्च ऑफर क्या है, एक 1100 का है और 999 रुपए का आपको प्री बुकिंग भी मिल जाएगा। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो 2750 रुपया दीजिए और 1100 रुपये में लॉन्च ऑफर इसका है ना। और अगर आपको प्री बुकिंग लेना है तो कितने में मिल जाएगा, 999 रुपये में मिल जाएगा। फिर बच रहा साथियों लास्ट में एसएससी जीडी कांस्टेबल का, जिसका एमआरपी है 2750, लेकिन आपको साथियों 1100 रुपये में इसका लॉन्च ऑफर मिल रहा है और प्री बुकिंग का ऑफर कितने का, 999 का। तो थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। और आइए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और लगभग हम लोग 28 क्वेश्चन कर चुके थे, उस सीरीज को हम बढ़ाते हुए यानी कि 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, 28 और आइए आज हम शुरू करते हैं 29 की तरफ, है ना। और क्वेश्चन है आपके 29 नंबर पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऊपरली लाइन पर चालकों की जोड़ने वाली स्लिप्स किस धातु की बनी होती है। तो साथियों कुछ ही बता देता हूं आपको कि जो धातु बनी होती है, जो टाइमिंग होती है, वो जो टाइमिंग होती है जिस धातु का यानी कि जिस चालक का जो धातु जिस धातु का बना होता है उसी धातु का यह भी बना होता है। क्या स्लीव किस धातु का बनी होती है। तो अगर मान लीजिए अगर वो एल्यूमिनियम का है तो उस पर जो हम वो वायर लगाएंगे वो भी किसका लगाएंगे, एल्यूमिनियम का ही लगाएंगे। तो साथियों 29 का जो क्वेश्चन होगा यानी 29 का जो आंसर आएगा वो यही आएगा कि ऊपरी लाइन को हम चालक की धातु का यानी कि जिस चालक का हम यूज करेंगे उसी चालक का ही हम यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा 29 का वह बी हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस चीज पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ताकि इसमें धारा का संचालन सुचारू रूप से सही ढंग से चल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं साथियों, कि निम्न में से कौन सी शक्ति वितरण पद्धति अधिक विश्वसनीय है। यानी कह रहा है एग्जामिनर आपसे कि इनमें से कौन सी शक्ति जो है यानी कौन सा पावर वितरण है पद्धति है जो अधिक विश्वसनीय है। वो पहला है आपका रिंग मेन पद्धति, दूसरा है ट्री पद्धति, तीसरा है रेडियल पद्धति और चौथा है ट्री व रेडियल दोनों पद्धति। तो जरा बताइए आप लोग कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। तो बताइए जरा। तो मैं बता दूं साथियों कि जो अधिक जो विश्वसनीय होती है वह आपका होता है रिंग मेन पद्धति। क्या होती है, रिंग मेन पद्धति होती है, यानी ये सबसे ज्यादा विश्वसनीय होती है। कौन सी, रिंग मेन पद्धति जो होती है सबसे ज्यादा विश्वसनीय होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस प्रणाली में जो होता है प्रत्येक, है ना, इस प्रणाली में जो प्रत्येक होता है, इस प्रणाली में जो प्रत्येक वितरण केंद्र को प्रत्येक वितरण यानी वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो प्रत्येक वितरण केंद्र को दो ओर से, है ना, तो प्रत्येक वितरण केंद्र को दो ओर से सप्लाई प्रदान की जाती है। दो ओर से सप्लाई प्रदान की जाती है। ठीक है, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ताकि अगर एक साइड से खराबी भी हो, है ना, अगर एक तरफ से अगर बंद भी हो जाए सप्लाई तो दूसरी तरफ से इसको सप्लाई मिलता रहे, है ना। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए सबसे अगर विश्वसनीय की बात करेगा एग्जामिनर तो बताइएगा कि श्रीमान जी रिंग मेन प्रणाली ही सबसे विश्वसनीय प्रणाली है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। आपके स्क्रीन पर है कि भारत में डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें समान तौर पर डॉट डॉट का प्रयोग करती है। फिर ऑप्शन बी है कि सर्विस लाइन के लिए किस खंभों का उपयोग अधिमानतः किया जाता है। सर्विस लाइन के लिए निम्नलिखित में से किस खंभे को प्राथमिकता दी जाती है। तो भाई देखो, सर्विस लाइन के लिए जो आपका जो आंसर आएगा, आपको पता है कि भारत में सबसे समांतर जो सर्विस लाइन में यूज करते हैं, जो आपने पोल आप अपने मार्केट के सामने या अपने गांव घर दूर दराज हर जगह आप देखे होंगे, लगभग आपको आरसीसी पोल वाला मिलता है। हाँ,
तो यह जो आरसीसी पोल्स होता है यानी कि सबसे ज्यादा इसी का ही यूज किया जाता है। लकड़ी का पोल को तो अस्थायी कार्यों के लिए किया जाता है, और स्टील टावर वगैरह का तो आप बड़े बड़े सब स्टेशन, अरे बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइनों में आप देखे होंगे, वहां पर प्रयोग किए जाते हैं। तो फिलहाल अभी जो इसका आंसर होगा वह होगा यही कि 31 का सी होगा। क्या होगा? 31 का सी होगा। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं हिंदी में प्रबलित सीमेंट, यानी आरसीसी का वो पूरा नाम है। हिंदी में मैं बता रहा हूँ, आप तो वैसे इंग्लिश में जानते ही हैं, है ना। आरसीसी मतलब प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, प्रबलित सीमेंट, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, है ना। तो थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा इस पे कौन कौन से यूज करेंगे। तो ये आपका होगा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, कंक्रीट। ठीक है, इतनी बातें हो गई। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर आपको क्लास पसंद आए और जितने भी आपके ग्रुप वगैरह हैं एक बार शेयर कर दीजिएगा, और आपके हाँ जरूर शेयर करिएगा साथियों, बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप क्लास को शेयर करेंगे। आइए 32 नंबर पे चलते हैं, और आपके स्क्रीन पर है कि आरसीसी पोल का प्रयोग किस लाइनों में किया जाता है। आरसीसी पोल का प्रयोग किस लाइनों में किया जाता है, बताइए जरा। 66 केवी से 220 केवी, 11 केवी तक, 11 केवी से 33 केवी तक, 33 केवी से 66 केवी तक। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जरा आंसर बताइएगा। तो बता दूं आपको साथियों, जो आरसीसी पोल होता है, आयोग का अगर माने तो आयोग ने कहा कि भाई 11 केवी तक हम आरसीसी पोल का यूज कर लेते हैं, बाकी 11 केवी से अगर ऊपर जाते हैं तो हम ट्यूबुलर का ही प्रयोग करते हैं। तो आरसीसी पोल का जो प्रयोग होगा वह हम करेंगे, आरसीसी पोल का प्रयोग किसके लिए करेंगे? 11 केवी के लिए। कितने के लिए? 11 केवी के लिए करते हैं। तो 32 का जो ऑप्शन बी होगा वह राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी वाला क्वेश्चन इज राइट हो जाएगा। चलिए 32 के बाद साथियों हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि इस्पात के खंभों को किससे बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है। तो साथियों आपको ये बहुत नॉर्मल सवाल आपसे एग्जामिनर आपने पूछ दिया कि कह रहा है कि भाई जो इस्पात के खंभे हैं इसको बचाने के लिए हम क्या करें। भाई बचाने के लिए यानी कि पेंट क्यों करते हैं? तो जंग को बचाने के लिए। किसके लिए? जंग को बचाने के लिए ही करते हैं। यानी कि आप कह सकते हो इसको कलर करते हैं कि भाई इसका जंग बजा रहे, यानी कि हमारा पोल अच्छे से कई दिनों तक, क्योंकि आपको पता है कि वातावरणीय प्रभाव से इसमें जंग वगैरह लग जाते हैं और कभी भी आपको डिस्टर्ब हो सकता है। यानी कि ये पोल वगैरह, हालांकि इतना आसान नहीं होता है, बहुत कम ही ऐसा होता है, लेकिन फिर भी बिजली के पोल है तो हमको उसको सुरक्षा तो प्रदान करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं साथियों? जंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जंग कर रहा हूँ। जंग से बचाने के लिए हम इस्पात के खंभों को पेंट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं साथियों, और आपके स्क्रीन पर सवाल है कि ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्पात पोल को किससे सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। अच्छा सवाल है। ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्पात पोल को किससे सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। तो जरा देखिएगा, अच्छा सवाल एग्जामिनर ने पूछा है। तो हम क्या करेंगे? तो ट्रांसमिशन लाइन के लिए इस्पात पोल को किससे सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो इसका आंसर आएगा हम कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के इस्पात पोल से क्षरण से सुरक्षित करते हैं, यानी कि क्षरण से, यानी कि इससे लीकेज से। तो यानी हम कह सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन के इस्पात पोल को किसी सुरक्षित करने की आवश्यकता होती है। तो ट्रांसमिशन लाइन के इस्पात पोल को जो सुरक्षित रखने की जो आवश्यकता है वह क्या है? क्षरण है। क्या है? क्षरण है। क्या है? क्षरण है। तो 34 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 34 का सी हो जाएगा। चलिए 35 की तरफ बढ़ते हैं, अपने कारवा को लेकर आगे बढ़ते हैं। खंभे से तिरछी भुजा यानी क्रॉस आर्म लगाने का क्या प्रयोजन है। तो साथियों मैं बता दूं, जो क्रॉस आर्म होते हैं, तिरछी जो भुजा होती है, इसको इस तरह से हम कह सकते हैं कि हम इंसुलेटर को बांधते हैं। किसको बांधते हैं? इंसुलेटर को लगाने का काम करते हैं, ताकि भूमि से इसकी ग्राउंडिंग ना हो पाए। तो उसको सुरक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो खंभे पे जो तिरछी भुजा होती है, जो क्रॉस आर्म की जिसे बोलते हैं, वह क्या करता है?
इंसुलेटर को लगाना। देखिए आपके स्क्रीन पर है खंभे को मजबूती देना। खंभे को मजबूती देने का मतलब अक्सर हम कह सकते हैं कि भाई खंभे का मजबूती का मतलब स्टे वाल वगैरह हम लगा सकते हैं जिसपे एक इंसुलेटर लगा होता है, तो वो तो सपोर्ट देने के लिए लगता है। लेकिन साथियों ये कह रहा है कि भाई क्रॉस आर्म किसको लगाएंगे, तो क्रॉस आर्म जो होता है इंसुलेटर लगाने के लिए, किसके लगाने के लिए, इंसुलेटर लगाने के लिए होता है। तो तार को तो आप न्यूट्रल तार से खींच नहीं पाओगे, तार तो बांधना नहीं है। तो फिलहाल अभी 35 का हम किसकी तरफ जाएंगे, बी भाई की तरफ चले जाएंगे कि बी भाई साहब आपको हम 35 का बी देते हैं, यानी कि हम इंसुलेटर से लगाने के लिए। ठीक है, तो 35 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए आ जाइए 36 की तरफ बढ़ते हैं, 36 की तरफ बढ़ते हैं, 36 की तरफ बढ़ते हैं, 36 की तरफ बढ़ते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 36 बताइए जरा। विद्युत वितरण में प्रयुक्त खंभे के लिए प्रयुक्त विषवाहक वृत्त किससे बना होता है, इपॉक्सी से बना होता है, सिरेमिक से बना होता है, कार्बन फाइबर से बना होता है, बेकेलाइट से बना होता है। अच्छा सवाल एग्जामिनर आपसे दागा है ना, दागा मतलब बढ़िया क्वेश्चन पूछा है ना। तो जो कुचालक का बना होता है ना, किसका बना होता है, कुचालक का बना होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो विद्युत वितरण में खंभों में प्रयुक्त विषवाहक वृत्त होता है, यानी इंसुलेटर सर्कल यूज्ड फॉर पोल्स यूज्ड इन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द मेड, तो ये साथियों आपका सिरेमिक का बना होता है। किसका बना होता है, सिरेमिक का बना होता है। तो 36 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो 37 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर सवाल है कि लकड़ी को खंभों का उपयोग करते समय स्पैन को निम्नलिखित में से किससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि साथियों जो आपका ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लकड़ी को खंभों का उपयोग करते समय, यानी कि लकड़ी के खंभे का स्पैन का उपयोग करते समय स्पैन में किसमें अधिक नहीं होना चाहिए ना। तो 60 से 100 मीटर, 100 से 300 मीटर, 40 से 50 मीटर, 50 से 80 मीटर। जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा जरा साथियों बताइए, जोर लगाकर बताइए। आप तो होनहार वीर के चिकने बात होते हैं, है ना। तो साथी बता दूं कि जो लकड़ी का खंभा होता है, यानी जो ये आरसीसी का तो 60 से 100 होता है ना, ये आरसीसी का 60 से 100 होता है। और अगर आप टावर का यूज कर रहे हैं तो 100 से 300 मीटर होता है। अब ये डिपेंड करेगा कि कितने पावर का है। तो मान लीजिए कि ये 100 से 300 जो आता है, ये आपको कह सकते हैं कि 220 तक, है ना, या 220 केवी तक, यानी कि लाइन तक हम इसका यूज कर लेंगे। 40 से जो 50 आता है साथियों, यही आपका लकड़ी के पोल का आता है। तो लकड़ी के जो पोल का जो स्पैन होता है, यानी जो खंभे की जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, वह होता है आपका 40 से 50 मीटर। कितना होता है, 40 से 50 मीटर होता है। तो फिलहाल अभी इसका जो आंसर आएगा 37 का क्या होगा, सी होगा। 37 क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। चलिए 38 का बताइए, तब तक हम पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा गला थोड़ा सा सूख गया है और थोड़ा सा दम बांधते हैं, फिर आते हैं आपके सामने। तो आपके स्क्रीन पर है कि अंतिम खंभे यानी इंड पोल के बाद बढ़ाए गए केबल का क्या उपयोग है ना। तो अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि हम क्या करते हैं उसको सहारा देने के लिए, है ना। और एग्जामिनर साहब आपसे वही क्वेश्चन दाग भी दिए। तो हमारा बच्चा तो बहुत होशियार है, उसको तो पता है। सॉरी गले में कुछ खराश है। चलिए तो 38 का क्या हो जाएगा, खंभे को झुकने से बचाने के लिए, वोल्टेज परीक्षण के लिए, भू संपर्कन यानी अर्थिंग लाइन के लिए, अतिरिक्त तार को बांधने के लिए। तो 38 का क्या होगा, 38 का आंसर जरा बताइएगा। तो बता दो साथियों कि खंभों को क्या करता है, झुकने से बचाने के लिए। ठीक है, खंभे से झुकने से बचाने के लिए जिसे हम साथियों कहते हैं, इसका नाम हम कह सकते हैं कि स्टे रॉड या स्टे रॉड या स्टे वायर, स्टे रॉड या स्टे वायर भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको गे वायर भी बोलते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा
कि जो हम सपोर्ट देते हैं उस खंबे को झुकने से बचाने के लिए, उसे स्टे रॉड या क्या बोलते हैं, स्टे वायर भी बोलते हैं, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में से किसे सहारा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला, यूटिलिटी पोल निम्नलिखित में से किसे सहारा देने के लिए उपयोग किया जाने वाला खंभा या कॉलम या पोस्ट है। तो आपके स्क्रीन पर है सिरोपरि फाइबर ऑप्टिक केबलों को, ऑप्शन बी है सिरोपरि विद्युत लाइनों या फाइबर ऑप्टिक केबलों और मार्ग प्रकाश लाइटों को, और ऑप्शन सी है सिरोपरि विद्युत लाइनों को। जरा बताइएगा कि यूटिलिटी पोल क्या होता है। 39 नंबर का क्वेश्चन जरा बताइएगा। आप सभी शेर हैं, वीर हैं, तो जरा बताइए। तो लिखिएगा कि जो यूटिलिटी जो होता है, ये आपका करता क्या है यूटिलिटी पोल, है ना। तो ये एक तरह से मैं बता सकता हूँ कि साथियों इसका जो उपयोग करते हैं वो सिरोपरि विद्युत लाइनों, फाइबर ऑप्टिक केबलों और मार्ग प्रकाश लाइटों को, है ना। तो ऑप्शन जो होगा बी होगा, क्या होगा, बी होगा, क्योंकि सिरोपरि विद्युत लाइनों और फाइबर ऑप्टिक केबलों और मार्ग प्रकाश लाइटों को, यानी कि हम ओवरहेड पावर लाइंस, फाइबर ऑप्टिक केबल्स एंड स्ट्रीट लाइट्स को हम बांधने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 39 का, वो बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बताइएगा कि ट्रांसमिशन लाइनों को सहायता देने के लिए लकड़ी की पोलों का प्रयोग इस वोल्टेज तक किया जाता है। बताइए, तो लकड़ी के जो पोलों का प्रयोग करते हैं वह 22 केवी, 22 केवी, यानी अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि लकड़ी के पोल का आयु जो होता है वह लगभग 10 साल होता है, और चाहे तो आप देख सकते हैं आयु कितनी होती है, 10 वर्ष। कितनी होती है, 10 वर्ष होती है, लगभग 10 वर्ष होती है। और कह सकते हैं इसको कि हम 22 केवी तक यूज कर लेते हैं, है ना। और इसको जग लगाते हैं, जिसके नीचे का जो जमीन का जो नीचे का भाग होता है, इस पोल के जो नीचे का भाग जो होता है, जिसे बोलते हैं क्रियोसाल्ट। क्या बोलते हैं, क्रियोसाल्ट, क्रियोसाल्ट, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रियोसाल्ट बोलते हैं। तो ये चीजें हैं छोटे छोटे जो आपके क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो हम 22 केवी तक हम इसका यूज कर सकते हैं लकड़ी के पोल का, ठीक है। तो फिलहाल अभी 40 का बी सी हो जाएगा। 41 पे आइए। अब देखिए आप ही गया, गाय तार किसके लिए लगा होता है। अभी कुछ देर हमने पहले ही बताया था कि स्टे वायर, गे वायर, या फिर हम रॉड वायर, जिसपे हम एक इंसुलेटर लगाते हैं। आपने देखा भी होगा आपके घर के सामने पोल, अगर आप फिर जहाँ पर पोल, जैसे मान लीजिए आपके गांव में जहाँ पर लाइट अंतिम यानी कि समाप्त होने वाला है, वहां पर भी आपने देखा होगा। तो साथियों कह रहा है कि किससे सहायता देने के लिए लगाते हैं, तो गाय तार किसके लिए लगा होता है। तो साथियों जो गाय तार होता है वह पोल को सहायता देने के लिए, है ना। तो 41 का जो नंबर आएगा आपका सी, है ना। और इसमें हम क्या लगाते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर। क्या लगाते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर। क्या लगाते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो फिलहाल अभी जो इसका आंसर होगा वह होगा आपका पोल को सहायता देने के लिए। किसके लिए, पोल को सहायता देने के लिए हम साथियों इसका यूज करते हैं। तो गाय तार किसके लिए लगा होता है, तो पोल की सहायता के देने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोल के शीर्ष से चलने वाला एक गाय तार आसान पोल के शीर्ष के नीचे एक बिंदु पर जाता है, जिसे क्या कहते हैं। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। आप आसानी मतलब आप थोड़े से अगर समझे होंगे तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो पोल के शीर्ष से चलने वाला गाय तार, जिसे हम बोलते हैं, अब पूरा परिभाषा इसने दे दिया है कि पोल के शीर्ष से चलने वाला एक गाय तार आसन्न पोल के शीर्ष के नीचे के एक बिंदु पर जाता है, जिसे हम कहते हैं हेड गाय। क्या बोलते हैं, हेड गाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड गाय बोलते हैं। तो 42 नंबर का बी हो जाएगा कि हेड गाय बोलते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 43 तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर है कि एक गाय तार, एक लाइन पोल और एक स्टब पोल के बीच में स्थापित है जिसे कोई ऊर्जाकृत उपकरण नहीं है, उससे क्या कहते हैं? 43 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि इसको हम बोलते हैं स्टब गाय। क्या बोलते हैं? स्टब गाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टब गाय बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो स्टब गाय होता है इसे आमतौर पर हम क्या बोलते हैं, यानी कि इसे हम आमतौर पर यूएचएफ का मतलब होता है अल्ट्रा हाई वोल्टेज। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा हाई वोल्टेज। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा हाई वोल्टेज। क्या बोलते हैं? अल्ट्रा हाई वोल्टेज, है ना? या माइक्रोवेव सर्किट, या माइक्रोवेव सर्किट क्या बोलते हैं? या माइक्रोवेव सर्किट भी कहते हैं इसको, ठीक है। जिसमें तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? बहुत कम तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसको हम प्रयोग करते हैं, यानी कि जो ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यूएचएफ यानी अल्ट्रा हाई वोल्टेज, है ना। यूएचएफ मैंने लिख दिया गया। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी होगा यार, है ना। अगर एफ की बात करेंगे तो वोल्टेज या माइक्रोवेव सर्किट, इसको हम बोल सकते हैं साथियों फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे? हाई वोल्टेज, यानी वोल्टेज को हटा दीजिए, है ना। वोल्टेज को क्या करिए? हटा दीजिए। 1 मिनट हो जाइए, आइए इसको हटाया जाए। अरे यार क्वेश्चन ही गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ ही चुके थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 44 की तरफ बढ़ेंगे। 44 क्वेश्चन कह रहा है आपसे एग्जामिनर कि प्रति संतुलन के लिए, यानी कि प्रति को संतुलन करने के लिए पोल लाइनों के सिरे पर एंकर या डाउन गाय उपयोग किया जाता है। लाइन कंडक्टरों का खिंचाव समानतः कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पैन गाय, बी है हेड गाय, सी है आर्म गाय, डी है टर्मिनल गाय, पोल गाय। एकदम गाय गाय ही लग गया। तो गाय का मतलब ये हो जाता है साथियों कि जिसमें धारा का बिल्कुल प्रभाव ना हो, उसे गाय तार कहते हैं या गाय वायर बोलते हैं। तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान दीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन थोड़े से अजीब अजीब से हैं, लेकिन आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो साथियों कह रहा कि प्रति संतुलन के लिए पोल लाइन के सिरों पर एंकर डाउन गाय उपयोग किया जाता है। लाइन कंडक्टरों का खिंचाव समानता क्या कहलाता है? तो टर्मिनल गाय। क्या कहलाता है? टर्मिनल गाय कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्मिनल गाय कहलाता है। टर्मिनल गाय को ही हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं साथियों कि सारी परिभाषा तो लिखा गया, मैं क्या बताऊं आपको। प्रति संतुलन के लिए पोल लाइन को सिरों पर एंकर या डाउन गाय उपयोग करता है। लाइन कंडक्टर खिंचाव समानता लाइन कहलाता है। तो भाई इसमें सारी चीजें जो मैंने लिख दिया, जो मैं चीज लिखवाना जाना चाहता था कि इसमें सिरों पर जो एंकर या डाउन का जो गाय होता है ना, उपयोग करता है, वो लाइन कंडक्टर खिंचाव समानता टर्मिनल गाय में करते हैं। किसमें करते हैं? टर्मिनल गाय में ही करते हैं। तो फिलहाल अभी इसका आंसर जो होगा वो आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रेशर लाइनों में तड़ित विरामक का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है, कहां पर करते हैं? तो बता दें साथियों कि जो आपका जो तड़ित चालक होता है, यानी जो ट्रांसमिशन लाइन में लेकिन लाइटिंग अरेस्टर, है ना, जिसे बोलते हैं लाइटिंग स्टॉपर इन ट्रांसमिशन लाइन यूज फॉर डन। तो इसमें जो होगा आपका ऑप्शन होगा लाइन की सुरक्षा के लिए और ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए। तो इनमें से क्या हो जाएगा? दोनों। इनमें से क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल अभी जो इसका आंसर आएगा 45 का सी होगा। क्या होगा? 45 का सी हो जाएगा।
45 क्या हो जाएगा, सी होगा। इनमें से दोनों हो जाएगा, बोथ ऑफ दिस, है ना। ठीक है, तो 45 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 46 की तरफ बढ़ते हैं। लाइन सपोर्ट के माध्यम से लाइन कंडक्टर से अर्थ तक करंट लीकेज को रोकने के लिए उपयोग किए जाने चाहिए। तो लाइन सपोर्ट के माध्यम से लाइन कंडक्टर से अर्थ तक करंट लीकेज को रोकने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए। हेड लाइनों में अवरोध प्रदान करें, उच्च वोल्टेज लाइनों को कनेक्ट करें, सर्विस लाइनों को शॉर्ट सर्किट करें, अवरोधी की हेडलाइन से डिस्कनेक्ट करें। तो 46 क्वेश्चन है, जरा बताइएगा। तो बता दूं आपको साथियों कि इसका सबसे बेहतरीन जो आंसर होगा वो यही होगा कि यह क्या करता है कि लाइन के सपोर्ट के माध्यम से लाइन कंडक्टर से अर्थ तक करंट लीकेज रोकने के लिए उपयोग किया जाने वाला हेड लाइनों में अवरोध प्रदान करके हम अर्थ को क्या कर देते हैं, अर्थ करंट को लीकेज करके हम क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं। और हमारा जो होता है कि जो सप्लाई हमारी क्या होती है, चलने लगती है। तो फिलहाल अभी जो इसका आंसर होगा वो यही होगा। 46 का क्या होगा, ए होगा। 46 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रीमियम क्लास चल रही होंगी, रिकॉर्डेड क्लास चल रही होंगी, तो जल्द ही हम आपसे लाइव क्लासेस से मिलेंगे। तो चूंकि ये रिकॉर्डिंग करनी थी तो इसलिए दीपावली से लेकर छठ पूजा तक तो रिकॉर्डिंग चल ही रही है। तो आपको भी लग रहा होगा कि सर जी कहाँ चले गए, चूंकि मैं लगातार 6-7 वीडियो तक नहीं बताया, लेकिन 8वें वीडियो तक बता रहा हूँ। जल्द ही आप लोगों से मुलाकात होगी लाइव सेशन के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग क्या करिए, हमारे यहाँ बच्चे हैं और ये क्लास मैं छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं कुछ न कुछ आप लोगों के लिए देकर जाना चाहता था। तो जितना हो सका मैंने पूरा मेहनत करके, बीच में उधर तबीयत भी मेरी खराब थी तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि बच्चों को ये महसूस ना होने दे दिया जाए कि यार मजा नहीं आ रहा। अगर मेरी पूरी कोशिश है कि आपको सारे क्वेश्चन को दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे चलने वाला, तो फिलहाल आप डरिए मत, जल्द ही क्लास लाइव सेशन में जुड़ने वाली है ना। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, 2-4 दिन की तो बात और सही है ना। चलिए आइए, तो ओवरहेड लाइनों में लाइन इंसुलेटर का उद्देश्य क्या होता है। तो भाई लाइन इंसुलेटर क्यों लगाते हैं, तो आपको भी पता है साथियों, जो लाइन इंसुलेटर होता है वो हम क्या करते हैं कि लाइन को होल्ड करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइन कंडक्टर को होल्ड करना, देखिए आ भी गया, वही बात मैं कह रहा था वही आ गया। लाइन कंडक्टर को होल्ड करना और क्षण धारा को रोकना। यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर का उद्देश्य ही क्या होता है साथियों, कि लाइन कंडक्टर को होल्ड करना। और साथ ही साथ में हम क्या कर सकते हैं कि इसका जो क्षण धारा है, यानी जो लीकेज करंट है ना, उसको हम क्या करता है, रोकने का प्रयास करता है। तो 47 का जो ऑप्शन 47 का जो ऑप्शन सी आएगा उस बच्चे का सही हो जाएगा। चलिए 48 की तरफ बढ़ते हैं और आपके स्क्रीन पर है EHT मतलब एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन पर प्रयुक्त किए जाने वाले इंसुलेटर बने होते हैं। फिर उसके बाद लिखा है कि आमतौर पर प्रसारण लाइन के विद्युत रोधी से डॉट डॉट बनाए जाते हैं। फिर एग्जामिनर आपके नीचे लिखा है कि निम्न रोधक पदार्थों में से ऊपरी तार यानी ओवरहेड लाइन के लिए आमतौर पर कौन सा प्रयुक्त होता है। ओवरहेड इंसुलेटर के लिए आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री कौन सी है। तो ये बताइए कौन कौन सी होती है। PVC होता है, पोर्सलिन होता है, कांच होता है, लकड़ी होता है, सब होता है, बताइए जरा। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जो इंसुलेटर लगा होता है वह इंसुलेटर, आपको बता दूं कि जो विद्युत रोधी जो बना होता है, आमतौर बनाए जाते हैं, वह बनता है आपका पोर्सलिन का। किसका बनता है, पोर्सलिन का बनता है। और इस पोर्सलिन में क्या क्या खासियत होती है, थोड़ा सा इसके बारे में जानिए। यह उच्च प्रतिरोध वाला होता है। क्या होता है, उच्च प्रतिरोध वाला होता है, उच्च प्रतिरोध वाला होता है, उच्च प्रतिरोध वाला होता है। ठीक है, प्रतिरोध वाला होता है, यानी हाई रेजिस्टेंस वाला होता है, यानी उच्च प्रतिरोध वाला होता है। ठीक है, जो हाई वोल्टेज पर क्षमता, यानी कि जो हाई वोल्टेज पर उच्च दक्षता प्रदर्शित करता है।
यानी कि यह उच्च वोल्टेज पर भी हाई प्रदर्शित करता है, उच्च दक्षता प्रदर्शित करता है। तो क्या हो जाएगा? पोर्सलिन। है तो 48 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पोर्सलिन। आप कांच उसकी तरफ मत जाइएगा कि नहीं कि सब पे मार दे, आंसर आपका आता हुआ भी गलत हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो पोर्सलिन होगा, क्या होगा? पोर्सलिन होगा। चलिए 48 के बाद हम बढ़ते हैं 48 का, यानी इसका इंग्लिश वर्जन है तो पोर्सलिन है, तो क्या हो जाएगा? पोर्सलिन हो जाएगा। 49 की तरफ बढ़ते हैं। संचरण लाइन के अंतिम सिरों पर या संचरण लाइन के ठीक कोने पर नदियों को पार करने हेतु संचरण लाइन के लिए निम्न में से किस इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। पिन इंसुलेटर का प्रयोग करोगे, स्ट्रेन इंसुलेटर का, खोखले उपकरण के इंसुलेटर का, सस्पेंशन इंसुलेटर का, सेकल इंसुलेटर का। तो साथियों जो 49 का जो आंसर होगा वह आपका क्या होगा बताइए जरा। तो बता देता हूँ साथियों कि इसका जो आंसर होगा वह होगा स्ट्रेन इंसुलेटर। किसका? स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? स्ट्रेन इंसुलेटर का यूज किया जाता है ना। तो स्ट्रेन या स्ट्रेन इंसुलेटर इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्ट्रेन या स्ट्रेन इंसुलेटर। ठीक है, स्ट्रेन या इंसुलेटर। ठीक है, स्ट्रेन या स्ट्रेन इंसुलेटर क्या होता है थोड़ा सा इसको बताइए, समझिएगा। यह इंसुलेटर जो होते हैं आपके नदियों के पार करने हैं तो संचरण लाइन तो है ही, इसके अलावा मैं कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ आपको। जो आपके कह सकते हैं इसको साथियों की, ये इंसुलेटर जो होता है वह होता है आपका फैक्ट्रियों कारखानों कारखानों, ठीक है, फैक्ट्रियों कारखानों और ओवरहेड लाइन के अंत में तथा मोड़ों, यानी जहां अंतिम मोड़े है ना, मोड़ों पर तार बांधने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतने चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है। और जो पिन इंसुलेटर होता है इसमें हम क्या करते हैं? पिन से कस दिया जाता है ना, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पिन इंसुलेटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? पोर्सिलिन के बने इंसुलेटर को यानी स्टील के पिनों से क्या करते हैं? कस देते हैं। स्टील के पिनों से कस देते हैं। ठीक है, 49 का तो फिलहाल अभी इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। 49 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए ये देखिए 50 नंबर पे आइए। 33 केवी तक की वोल्टेज मात्र के लिए ओवरहेड लाइन है तो निम्न में से कौन सा इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? सीधी यानी हाई टेंशन लाइन के खंभों पर किस प्रकार का इंसुलेटर लगाया जाता है? तो 33 केवी तक साथियों हम क्या लगा सकते हैं? तो 33 केवी तक जो हम लगा सकते हैं वह हम लगा सकते हैं पिन प्रकार का इंसुलेटर, है ना। तो आप इसको तुरंत नोट कर लीजिए कि यह भाई 33 केवी तक हम लगा सकते हैं। सेकल प्रकार का जो होता है 1000 केवी से कम तक, यानी 1000 केवी तक हम यूज कर सकते हैं, है ना। 1000 यानी कि 1 केवी तक। ठीक है, ठीक है। बाकी सस्पेंशन या डिस्क प्रकार का प्रत्येक डिस्क के बाद, यानी प्रत्येक 11 केवी, यानी जितना डिस्क होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका डिस्क 1 2 3, तो जितना डिस्क लगेगा प्रत्येक पर एक एक डिस्क पर, मान लीजिए अगर हमने कह दिया 66 केवी या 33 केवी कह दिया तो 33 केवी में 2 डिस्क, तो जितने डिस्क बनेंगे यानी जिसमें चक्कर जितने आएंगे उस हिसाब से उसकी केवीलिटी रखी जाती है, यानी 11 केवी 11.2 के आसपास होता है। तो फिलहाल अभी आप 50 पे कितना जाएगा? पिन प्रकार का इंसुलेटर। चलिए देखिए कैसे मिलेगा प्री बुकिंग वाले स्टूडेंट को डिस्काउंट। तो थोड़ा सा इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा साथियों।
मिलेगा आपको। जब आप कोर्स को बाय करने जाएंगे तो आपको कूपन कोड वाले सेक्शन में पहले ही कूपन कोड फिल हुआ मिलेगा। यानी जब आप इसको बाय खरीदने जाएंगे, यानी मिशन वर्दी का ये बात कर रहा है आपसे, हमारे जो ये थंब पे है इस समय आपको दिखाई दे रहा है। तो जब आप उस कोर्स को लेने जाएंगे तो फिल हुआ मिलेगा और आप उस कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी जो आपको डिस्काउंट चाहिए वो मिल जाएगा। और महत्वपूर्ण, एक्स्ट्रा डिस्काउंट कूपन कोड सिर्फ प्री बुकिंग वाले स्टूडेंट के लिए ही मान्य होगा। तो चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और आइए हम लोग पढ़ते हैं 51 नंबर की तरफ, 51 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 51 क्वेश्चन क्या है। तो लोगों की सुरक्षा के लिए गए वायर का निचले भाग को पोल से विद्युत रोधित करने के लिए निम्न में से किस प्रकार के विद्युत रोधी प्रयोग किए जाते हैं। या फिर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि स्टे वायर में निम्न में से कौन सा इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों जो 51 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वह यही होगा आपका एग या स्टे इंसुलेटर। तो बार बार मैं बता चुका हूं कि जो स्टे वायर में से कौन से इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, तो स्टे एग या स्टे इंसुलेटर किसका प्रयोग करेंगे, एग या स्टे इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 51 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 51 का क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ेंगे, 52 की तरफ पढ़ेंगे। हाई वोल्टेज पारेषण लाइनों में किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हाई वोल्टेज का जो पारेषण यानी ट्रांसमिशन लाइन होता है उसमें किस प्रकार का इंसुलेटर प्रयोग करते हैं साथियों। तो जरा बताइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। तो साथियों मैं बता दूं आपको, जो हाई वोल्टेज का पार्सल लाइन होता है, अब ऑप्शन आपको दे दिया है पिन टाइप का, और बी दे दिया है सस्पेंशन टाइप का, और सेकंड टाइप का भी दे दिया है। तो सेकंड टाइप का इंसुलेटर तो हम लो वोल्टेज के लिए करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि 1 kV तक करते हैं। लेकिन एग्जामिनर आपसे पूछा है, दोनों की बात किया है, तो हाई वोल्टेज पार्सल लाइन में हम साथियों दोनों को लेकर चलेंगे, यानी कि पिन टाइप इंसुलेटर और सस्पेंशन टाइप में से कोई एक लगा सकते हैं दोनों का। तो फिलहाल अभी जो इसका आंसर होगा वो यही आंसर आपको सटीक मिलेगा, वो मिलेगा ए और बी दोनों, यानी बोथ ए एंड बी। तो 52 का डी वाला ऑप्शन, यानी जो बच्चे बता रहे हैं, एक बार आप लोग जितने भी जुड़े हुए हैं सेशन से, एक बार आप लाइक भी कर दीजिएगा। और जिन्होंने नए बच्चे अगर जुड़े हैं तो जल्द ही हम आपके सामने भी आएंगे, लाइव सेशन के साथ जुड़ेंगे और मजा आएगा पढ़ने में। और जितने भी आपके ग्रुप वगैरह हैं आप एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, है ना। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक भी करते रहे, है ना। चलिए, तो 52 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, तो 53 की तरफ बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पर सवाल दिया है एग्जामिनर साहब ने कि 132 kV यानी जो ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के रोधन का प्रयोग किया जाता है, यानी किस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आपके स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से क्या किसी संचरण लाइन में चालक को पोलों से पृथक करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा, पिन और सेकल प्रकार के, डिस्क प्रकार के, पिन प्रकार के, या सेकल प्रकार के। तो 53 का जो आंसर आएगा वो यही आएगा। जब 132 पे आया, हमने कुछ देर पहले ही बताया था कि कौन सा होता है, डिस्क टाइप होता है। तो डिस्क टाइप यानी सस्पेंशन टाइप की भी बोलते हैं इसको, तो डिस्क प्रकार का क्या होगा, डिस्क प्रकार का होगा। और प्रत्येक डिस्क जो होता है, यानी जो उच्च पारेषण, यानी जो मैंने कुछ देर पहले बताया था, लिख देता हूँ, पारेषण, उच्च पारेषण हेतु, है ना, यानी उच्च ट्रांसमिशन हेतु जो हम प्रयुक्त डिस्क करते हैं, जो प्रयुक्त डिस्क करते हैं वो करते हैं 11 kV। कितना, 11 kV। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, से संबंधित होता है, से संबंधित होता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो इसका आंसर आएगा, जो इसका जो सटीक आंसर है वो यही है कि डिस्क प्रकार का। कौन सा, डिस्क प्रकार का या सस्पेंशन टाइप का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ते हैं। और आपके स्क्रीन पर है 54 नंबर है कि सिरोपरि चालक को रिज चालन खंभों पर धारण करने के लिए, है ना, हम कौन सा इंसुलेटर लगाएंगे। कह रहा है कि सिरोपरि चालक को रिज चालन खंभों पर धारण करने तो कौन से विद्युत रोधी इस्तेमाल करेंगे। पोस्ट इंसुलेटर, कोली प्रकार का, टेक विद्युत रोधक, सेकंड। तो देखो भाई आपको बता दें साथियों कि ऑप्शन के हिसाब से
अंतिम खंभों अथवा लाइन में उपस्थित खंभों पर किया था। तो इसका जो प्रयोग करते हैं रिजु चालन खंभों पर धारण करने हेतु कौन से विद्युत इस्तेमाल करते हैं? तो कोली प्रकार। कौन सा? कोली प्रकार का। तो कोली टाइप के जो इंसुलेटर होता है साथियों, ये डबल रॉड वाले होते, डबल रॉड वाले यानी जो डबल रॉड वाले मजबूत इंसुलेटर होते हैं। मजबूत इंसुलेटर होते हैं, मजबूत इंसुलेटर होते हैं। तो जरा इस पे भी ध्यान दीजिएगा कि यह जो सिरोपरिचालक जो ये होता है वो कोली प्रकार का विद्युत रोधक, यह डबल रॉड वाला मजबूत इंसुलेटर होता है। और साथियों आपको बता दो कि यह लाइन के अंतिम खंभों तथा लाइन में उपस्थित खंभों पर किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम अंतिम खंभों यानी कि अंतिम खंभों पर यूज किया जाता है। ठीक है, इसको अंतिम खंभों पर यूज किया गया। तो 54 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 कह रहा है कि 66 केवी पार्सल लाइन के लिए सस्पेंशन प्रकार के कितने डिस्क की आवश्यकता पड़ती है ना? तो देखिए, तो जो 66 केवी की लाइन होती है उस पे जो डिस्क इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं वह हम करते हैं। देखिए इसमें 2, 4, 6, 8, 10 दिया है ना, तो हम 4 की तरफ भगेंगे। किसकी तरफ भगेंगे? 4 की तरफ भगेंगे। क्यों भगेंगे? क्योंकि देखो BM बटा 11 बटा करड़ी में 3, 11 बटा करड़ी में 3, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो BM का मान कितना दिया? 66 केवी और 11 करड़ी में 3, इसको जब हल करेंगे तो लगभग आपको 4 के आसपास मिलेगा। कितने के आसपास? 4 के आसपास। तो ऑप्शन के हिसाब से 55 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 55 का बी वाला ऑप्शन इज राइट है। यानी 55 का क्वेश्चन जो होगा वह आपका बी होगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। चलिए अब आज के क्वेश्चन का अंतिम सवाल है और सवाल का नाम है कि स्वच्छ क्षेत्रों में सब स्टेशन के इंसुलेटर के लिए कितनी क्रीपेज दूरी की सुझाव दिया जाता है? तो साथियों जो स्वच्छ जो होता है वह आपको बता दो आपको कि जो स्वच्छ में 16 mm केवी के आसपास हम लोग रखते हैं, है ना? तो 16 mm पर केवी के आसपास रखते हैं। क्रीपेज दूरी को लीकेज दूरी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है, इस क्रीपेज दूरी को यानी जो क्रीपेज दूरी होता है साथियों, इसको हम लीकेज दूरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लीकेज दूरी भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और फिर उसके बाद इसका जो अभी एक 2 पार्ट यानी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन को मुझे समाप्त करना है, तो 2 पार्ट और बचा रहेगा। तो फिर कल मिलते हैं इस नए सेशन को लेकर, यानी कि इसके आगे के सवाल कंटिन्यू करके। तो इसके जो आगे का जो सवाल होगा वो होगा 56 है, तो 57 से हम लोग शुरुआत करेंगे। तब तक आप लोग अपना पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान भी रखते रहिए, खूब मेहनत से पढ़िए और जल्द ही मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।